तो इनफर्टिलिटी का मेन कारण है कि हम उसको जो खान-पान में हमारे पोषक तत्वों में जो कमी आई है साल दर साल और वो बढ़ती जा रही है, वो इसका एक रीज़न है। जी। उसका एक इम्पैक्ट ये हुआ जबकि हमारे पशु दूध नहीं देते, तो इसके साइड में एक बहुत बड़ा सेक्टर जो है ये सिंथेटिक मिल्क का, जो आज हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ी विडंबना बन गई है। कुछ आंकड़े तो ये बताते हैं, कुछ अखबार वालों की रिपोर्ट है कि 78% से भी ज़्यादा दूध आज हमारे बाज़ारों में जो बिक रहा है या तो वो नकली है, स्पूरियस है, सिंथेटिक है या मिलावटी है। और एक अखबार की खबर मैंने पढ़ी थी, वो यूपी में तो लखनऊ मैच में एक जज ने कहा था कि ऐसा लगता है ये तो 100% नकली है। तो यहाँ तक स्थिति कैसे पहुँची कि वो, अगर हम चाहते हैं कि भाई इसको कवर करना चाहें अपने नौनिहालों को, जैसे हिंदू कम्युनिटी है, आप इसको लेना, ठीक है, एक देश है हमारा, सम्मिश्रण है सभी का, पर हिंदू कम्युनिटी खास तौर से जो है वो लैक्टो वेजिटेरियन है, दूध बेस्ड डाइट चाहती है। दूध उसकी दिनचर्या का, खान पान में एक एसेंशियल अंग है। जी जी। अच्छा, वेलकम डॉक्टर विनोद। डॉक्टर विनोद, एनिमल इनफर्टिलिटी क्या है और इसके क्या इम्पैक्ट हैं? मैडम, बात यह है कि आज का जो हमारा सोयल का टेक्सचर कुछ इस तरह से बदल रहा है कि आदमी तो अपनी रिक्वायरमेंट पूरी कर लेता है, इधर से भी उधर से भी, सोच जरिए हैं, फ्री है, लेकिन एनिमल जो खूंटे पे बन जाता है उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। तो कुछ ऐसे तत्वों की भी कमी आ गई है हमारी सोयल में जिसकी पूर्ति खास तौर से पशु नहीं कर पाता, तो उसका सारा जो असर है उसके सृजन पर पड़ता है, यानी कि फर्टिलिटी पर पड़ता है। तो आज अगर हम पूरे परिवेश में देखें तो कुछ वैज्ञानिक आंकड़े ये बताते हैं कि 65% तक हमारे पशु आज इनफर्टाइल हो गए हैं, जबकि होना इसका उल्टा चाहिए। एक डेयरी व्यवसाय के तौर पर या पशुपालन के तौर पर अगर पशु इनफर्टाइल रहेगा, बच्चे नए देने की पोजीशन में होगा, तो वो सारा असर जो है किसान की इकोनॉमी को पड़ता है जी। उसकी इकोनॉमिक्स जो है वो पूरी तरह से गड़बड़ा जाती है, क्योंकि खेती तो एक टाइम बाउंड प्रक्रिया है, 3 या 4 महीने की फसल होगी, उसके बाद जो उसका रोज़मर्रा के जो खर्चे हैं वो पशुपालन से निकलते हैं। जी। हम ये कह सकते हैं, ख़ास तौर से विशेषकर जो भैंस पालन करते हैं, तो हम ऐसा मान सकते हैं कि भैंस एक ऐसी फसल है जो दिन में 2 बार कटती है, और वो उसी से ही उसकी आजीविका, उसके बच्चों की फीस, उसकी आने जाने, उनके जो रस्म रिवाज हैं खास तौर से लड़कियों के प्रति हैं, बच्चों के प्रति हैं, वो इसी से पूरा करता है। तो अगर उस कंडीशन में ये जो मैंने आपको बताया इनफर्टिलिटी है, अगर उसका पशु खराब हो जाए, बच्चे न देने की पोजीशन में हो, क्योंकि उसको चाहिए हर साल एक बच्चा अपने पशु से, अगर वो इसमें नाकाम है तो उसकी व्यवस्था जो है, उसकी इकोनॉमिक्स, उसकी आर्थिक दशा जो है वो ठीक से संभाल नहीं पाती। तो इसलिए पशुपालन में जो इनफर्टिलिटी का ये रोग आया है, ये एक उसके लिए एक हैवोक है, एक बहुत ही बड़ी दयनीय स्थिति के तौर पे हम इसको मान सकते हैं कि उसके लिए बहुत ही अच्छी खबर नहीं है, बुरी खबर है कि उसको पशु जो हर साल एक बच्चा नहीं देता। तो इनफर्टिलिटी का मेन कारण है कि हम उसको जो खान-पान में हमारे पोषक तत्वों में जो कमी आई है साल दर साल और वो बढ़ती जा रही है, वो इसका एक रीज़न है। जी। उसका एक इम्पैक्ट ये हुआ जबकि हमारे पशु दूध नहीं देते, तो इसके साइड में एक बहुत बड़ा सेक्टर जो है ये सिंथेटिक मिल्क का, जो आज हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ी विडंबना बन गई है। कुछ आंकड़े तो ये बताते हैं, कुछ अखबार वालों की रिपोर्ट है कि 78% से भी ज़्यादा दूध आज हमारे बाज़ारों में जो बिक रहा है या तो वो नकली है, स्पूरियस है, सिंथेटिक है या मिलावटी है। और एक अखबार की खबर मैंने पढ़ी थी, वो यूपी में तो लखनऊ मैच में एक जज ने कहा था कि ऐसा लगता है ये तो 100% नकली है। तो यहाँ तक स्थिति कैसे पहुँची कि वो, अगर हम चाहते हैं कि भाई इसको कवर करना चाहें अपने नौनिहालों को, जैसे हिंदू कम्युनिटी है, आप इसको लेना, ठीक है, एक देश है हमारा, सम्मिश्रण है सभी का, पर हिंदू कम्युनिटी खास तौर से जो है वो लैक्टो वेजिटेरियन है, दूध बेस्ड डाइट चाहती है। दूध उसकी दिनचर्या का, खान पान में एक एसेंशियल अंग है। जी जी। अच्छा, हम अगर इसको भी आप दूसरे तरीके से देखें, प्रोफेशनल उससे भी देखें, तो आप हरियाणा का कंपेयर करें, अब से कुछ बरस पहले कॉमनवेल्थ गेमों में 67% जो गोल्ड मेडल हमारे आए थे, उसमें से 47 हरियाणवियों ने जीते थे। वो सारे जो है वो दूध बेस्ड डाइट लेते थे और सारे शाकाहारी थे, लेकिन उनके हर घर में भैंस थी। वो भैंस का दूध पी करके ही उससे अपनी उन्होंने इतनी स्ट्रेंथ पैदा करी, इतनी स्किल और इतनी चुस्ती पैदा करी कि आज ये, मतलब मेरा नहीं, ये तो सर्वविदित आंकड़ा है। और आपने देखा होगा खास तौर से जो हरियाणा की इकोनॉमिक्स है, आधी इकोनॉमिक भैंस बेस्ड है।
हर गांव में सरकार ने भी बहुत कुछ किया। हम चाहे कितना भी सूखा कहीं भी बता दें, लेकिन हरियाणा के हर गांव में आपको एक तालाब मिलेगा और वो लबालब पानी से भरा होगा जून के महीने में। सरकार भी इतना कंट्रीब्यूशन और इतना कोऑपरेट करती है किसानों के। वो जानती है कि भैंस के बिना हरियाणा की खास तौर से जो फार्मर कम्युनिटी की जो इकोनॉमिक पोजीशन है वो इसके बिना पूर्ति कर ही नहीं सकती। भैंस बेस्ड है। और मैं तो कहूँगा कि आज जो हमारे अब ये मान के चलिए कि जो पूरी हमारी फार्मर कम्युनिटी है कंट्री की, उसमें 80% जो है लैंडलेस या मार्जिनल या स्मॉल फार्मर्स हैं। उनमें भी 80% जो है जो लैंडलेस ही समझिए उनको भी, वो सारे पशुपालन करके ही अपनी आजीविका चलाते हैं। अब नौकरी सबको दे नहीं सकते, फैक्ट्री सबके लिए लगा नहीं सकते, तो पशुपालन ही एक ऐसा व्यवसाय है उनके लिए जो वो एक रेडीली अवेलेबल, जैसे केले को कह सकते हैं रेडीमेड हलवा है, तो पशुपालन उनके लिए एक ऐसा आजीविका है जिसको कोई भी किसी भी कंडीशन में किसी भी सामर्थ्य के साथ कर सकता है। इसमें कोई बहुत बड़ी इकोनॉमिक उसकी सोच की या ये कह सकते हैं कि हालात की कोई बहुत बड़ी इसमें आवश्यकता नहीं। तो पशुपालन खास तौर से हमारे फार्मर की उसके लिए बहुत जरूरी। और उसमें भी मैं कहूँगा कि गाय के साथ तो कई सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। ये सब ठीक है, हिंदुओं के लिए गाय पूजनीय माता है, हम भी मानते हैं, इसका कोई दोष नहीं है, किसी तरीके की इसमें किसी वो बात नहीं है। अब जैसे एक बार युधिष्ठिर का यक्ष से संवाद हुआ था जो कटास राज आज पाकिस्तान में है, वहाँ भी ये बात आई थी कि जीवनम किम, तो युधिष्ठिर ने कहा था पै जीवनम, क्या दूध जीवन है। तो दूसरा सवाल था यक्ष का, अमृतम किम, अमृत क्या है? गाय है अमृतम, गाय का दूध अमृत है। इसमें कोई शक नहीं है, कोई विवाद का विषय नहीं है, गाय का दूध अमृत है। लेकिन जो हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं फार्मर की, उसको पैसा चाहिए। अब गाय के साथ कई सारी चीजें जुड़ी हुई। पहले क्या था, खुली जमीनें थी, गोचर भूमियां थी, पंचायत की भी जमीनें हुआ करती थी, तो लोग उसमें अपने पशुओं को चरा लाते थे। और जो बांध करके नहीं खिला सकते थे वो जो चरते पशु आता था उससे जो उनको दूध मिलता था उसको प्रसाद रूप में निकाल के वो अपनी जो अपनी ज़रूरतें हैं उनकी पूर्ति कर रहे हैं। लेकिन आज के परिवेश में ये चीज़ संभव नहीं। और देखा भी गया है कि गाय जो है वो बांध के खिलाने में इतनी उत्पादक नहीं है जितनी भैंस है। तो आज जो है रूरल इकोनॉमी की जो परिधि है वो सारी भैंस के इर्द गिर्द घूम रही है। अब इसमें एक विडम्बना है कि इसमें जो धोखे होते हैं खासतौर से छोटे किसान को या किसान को पैंठ में ज़्यादा होते हैं, जहाँ पशुओं की खरीद फरोख्त, नकली नोट से लगा करके झूठ फरेब जो भी चलते हैं वो सारे यहीं चलते हैं। तो एक विडम्बना सबसे बड़ी यही है कि अगर कोई ये बच्चा आज का नौजवान भी ये चाहे कि भाई मुझे एक डेयरी खोलनी है, आपको बीज की तो 3,500 कंपनियां रजिस्टर्ड हिंदुस्तान में मिल जाएंगी, लेकिन ब्रीड की एक ऐसी कंपनी नहीं है क्योंकि नौजवान बच्चा का जी मुझे एक डेयरी खोलनी है, मैं वो 10 पशु उसको टेस्टेड सर्टिफाइड एनिमल उसको मिल जाए, आज संभव नहीं। जेन्युइनिटी की गारंटी नहीं, जेन्युइनिटी की गारंटी नहीं, उसमें 100% के उसके धोखे के चांस है। अब वो बेचने वाला कहेगा नहीं ये 2 महीने की ज्ञापन है जी, वो आकर के खाली निकल जाए, और वो कब ज्ञापन होगी, वो उसको जितने दिन वो एक आंकड़ों के हिसाब से तो अगर एक साइकिल उसकी लैप्स हो जाती है 28 दिन की तो 21 दिन की, तो उसमें $100 का नुकसान। अब ये 21 दिन की प्लस माइनस 2-3 दिन हम मान लेते हैं साइकिल, 28 तो आदमियों में होती है, पुरुषों में आदमियों में, लेकिन पशु में अगर ये लैप्स कर जाए तो कितना भारी नुकसान है। ये सब उसी के रीजन है। आपने पूछा भी इनफर्टिलिटी में 3 ही मेन कारण है। एक तो पशु बच्चा नहीं देता कि वो इसकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल ही शुरू नहीं हुई, तो बच्चा कैसे दे। दूसरा का मेंस्ट्रुएशन तो शुरू होगी लेकिन वो रिपीट कर रहा बार बार, उसको रिपीट ब्रीडर कहते हैं। बहरहाल वो आएगा तो दोबारा साइकिल में 21 दिन के बाद ही। तीसरा यह है कि सब कुछ ठीक है जी, फिर भी वो कंसीव नहीं कर पा रहा, तो सारे इफेक्ट जो है फर्टिलिटी पे पड़ता है। अब पोजीशन ये आ गई है किसान की कि वो पहले तो बड़े बड़े गांव थे, जगह भी थी बांधने की, अब जैसे परिवारों का डिवीजन हुआ, पशुओं को बांधने की भी जगह नहीं है। और इस तरह के जो पशु हैं जो इनफर्टाइल है उसको तो किसान झेल ही नहीं सकता क्योंकि उसके और भी खर्चे बढ़ गए। तो उसके लिए एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि मैं इस खाली पशु को जो प्रेग्नेंट नहीं हुआ उसको मैं कितने दिन तक रख सकता। तो इस चक्कर में वो बहुत अच्छी नस्ल की पशु उसको बेचारा पाल के बड़ा करता है, रोज इसकी सेवा करता है, और वो समय पर ब्याह ना बच्चे ना दे, तो वो उसके लिए एक अभिशाप बन जाता है। एक खर्चा बन जाता है। खर्चा बंधने के साथ साथ फिर उसके पास इसके बेचने के अलावा दवा होती नहीं। और उसमें जो खरीद फरोख्त करने वाले हैं, कसाई हैं गांव के, जो इसको बूचर खानों के लिए पशु को खरीदते हैं, वो इनके ग्राहक रह जाते हैं और नजरों में तोल लेते हैं कि इसका इतना वजन है, इतना इसमें मीट निकलेगा, वो उसके हिसाब से उसकी कीमत लगाते हो। अल्टरनेटिव उसका कुछ नहीं होता, और मिट्टी के भाव हो जाते हैं। तो उसमें क्या है कि जो जेनेटिक ड्रेन है ना बहुत बड़ा, कि जो हमारा जर्म प्लाज्म जो है बहुत
एक तरह का वो बहरा है ना। वजह क्या है? इनफर्टिलिटी। अगर वो बच्चा दे दे समय में, वो भी खुश हो सकता है और उसको वो दोबारा बेचने की आवश्यकता भी नहीं समझता और जरूरत भी नहीं होती। इसके ये प्रॉब्लम जो है, इसलिए ये बड़ी प्रॉब्लम आज खास तौर से पशुपालक या डेयरी पालक जो भी है, डेयरी चलाने वाले किसान के लिए फेस कर रहे हैं जी। तो इस एनिमल इनफर्टिलिटी का सॉल्यूशन क्या है और इसके क्या फायदे हैं? इसका मैडम सबसे बड़ा फायदा तो यह है कि जैसे हमने दूध बेस्ड डाइट मैंने बताया कि आज हमारे को आप भी महसूस करते हो समाज में अच्छे दूध की जो कीमत है, पहली बात तो वो मिलता ही नहीं। मिलता है तो आप उसको गारंटी नहीं दे सकते। अब कुछ सर्वे तो ये कहते हैं कि हर साल 2 ऐसे केमिकल आ जाते हैं जिनके हम स्टडी करते रहे, रिसर्च करते रहे, क्या मिला है, उससे आगे वो और रास्ते निकालते। तो ये सबसे बड़ा ये सिंथेटिक मिल्क का या नकली दूध का जो व्यवसाय है, इससे पूरी इकोनॉमिक्स के साथ साथ सामाजिक व्यवस्था पर भी बहुत बड़ा बुरा असर पड़ रहा है, जिससे हम वो बच कैसे सकते हैं? जब हम अच्छे एनिमल हों, जो दुधारू एनिमल हो, वही समाज में आए, उसी पे लोग खर्चा करें, उसी पे लोग समय व्यतीत करें और उसी को आजीविका का साधन बनाओ, तो उसका चाव भी पैदा होगा, शौक भी पैदा होगा और उसकी जो है आर्थिक स्थिति भी तभी सुधर सकती है। तो ये तो इसका इम्पैक्ट है। दूसरा यह है कि सबको विनोद कहीं ना कहीं हेल्थ पे भी इसका बहुत ज्यादा असर है। सिंथेटिक दूध पीने से हेल्थ पे जो फर्क आ रहा है इंसान के, वो बहुत बड़ा एक फैक्टर है। मैडम ये सरकार कुछ भी कहे या हम कुछ भी कहें, जैसे आप ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाते हैं, हालांकि बैन है पर सबको पता है काफी खुले तौर पर लगाया जाता है। इसका सबसे बड़ा असर मेमोरी पे पड़ता है बच्चों की, और इसमें जो है कुछ ऐसे सिम्टम डेवलप होते हैं बॉडी में जो फेमिनाइन करेक्टर, मतलब पुरुषत्व की बजाय वो स्टेरियोटाइप गुण उसमें ज्यादा है। कई सारी चीजें हैं जो इससे, इसका कोई भी चीज अननेचुरल है, चाहे वो केमिकल है चाहे हार्मोन्स है, उसके रेजिडुअल इफेक्ट तो आते हैं। कोई कितना भी दावा करे, हालांकि इसमें भी दो सेक्ट्स हैं, 2 थ्योरियां हैं कि कोई ऐसा कहता है कोई असर नहीं पड़ता, कोई कहता है बहुत बुरा असर पड़ता है, पर बीच का रास्ता हमारे लिए क्या जरूरत है? तो नेचुरल दूध अगर हमें मिले तो वो ज्यादा अच्छा है सोसाइटी के लिए भी, बच्चों के लिए भी। तो आज बच्चों का क्या है? अब एक बार विंस्टन चर्चिल से किसी ने पूछा था कि दुनिया में सबसे बड़ी बचत क्या है, जो सेकंड वर्ल्ड वॉर का हीरो था, इंग्लैंड का प्रधानमंत्री, उसने कहा था कि सबसे बड़ी बचत जो है अपने बच्चों के पेट में दूध डाल दो, वो सबसे बड़ी बचत। चारवाक जो हमारे यहाँ ऋषि हुआ, उसने बात लोग उसको मजाक में लेते हैं लेकिन वो सच्चाई है। उसने कहा था कि यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कुतः। तो उसने तो ये कहा था कि अगर कर्ज लेकर भी घी दूध पीना पड़े तो घी दूध खाना चाहिए। उसने तो लोग इसको मजाक में लेते हैं, लेकिन आप ये देखो कि एक भैंस का दूध का गिलास बच्चे की 60 से 70% कैल्शियम की आवश्यकता की पूर्ति करता है, जो और किसी सोर्स से संभव नहीं है। आप चाहे कितने भी बायोकेमिकल्स लें, लेकिन वो बायोलॉजिकली एक्टिव हो जरूरी नहीं है। मिल्क का जो कैल्शियम है बायो एक्टिव है, जो बॉडी एकदम से एब्जॉर्ब कर लेती है। आप कहें जी मैं कैल्शियम की गोलियां से इसकी पूर्ति कर लूं, पथरी ही बनाओगे देर सवेर, क्योंकि वो रिजेंबल नहीं करती शरीर से। शरीर को दूध, अभी इसको चाहे आप लिक्विड मीट कहें या कुछ भी कहें, पर एक रेडीली अवेलेबल सोर्स है जिसको बॉडी रिकॉग्नाइज करके एकदम से आत्मसात कर लेती है, एब्जॉर्ब करती है। तो इसका आप मिल्क का को रिप्लेसमेंट नहीं दे सकते। तो डॉक्टर विनोद, इस इनफर्टिलिटी का, एनिमल इनफर्टिलिटी का सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये था मैडम, हम भी जब यंग साइंटिस्ट थे तो मैं मिलिट्री फार्म पर मेरी पोस्टिंग हुई थी, भारत सरकार की तरफ से मैं ICR में था। वो ज़्यादातर किसान यही प्रॉब्लम लेके आते थे, ये डॉक्टर साहब यार क्या करें, भैंस में ये प्रॉब्लम, गाय में ये प्रॉब्लम। तो हमने एक उत्साह था, तो हमने इसका एक सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करी। जैसे मैंने बताया, किसान को कुछ नहीं चाहिए, आपसे कोई सलाह नहीं चाहिए, उसे बच्चा चाहिए हर साल। आप दे सकते हो तो वेल एंड गुड, नहीं दे सकते तो साइंस किसी काम की नहीं चली बेचारा। उस पर हमने गहन अध्ययन भी किया, विचार उसमें मर्ज करके अपने आकलन से इस चीज़ को हमने देखा, समझा। ये बेसिकली एक जो है एक डेफिशिएंसी डिजीज के तौर पे हमने इसको रिकॉग्नाइज करा कि अगर कुछ तत्वों की पूर्ति आप इसमें शरीर में कर दें तो उसकी साइकिल जो है अच्छे से दोबारा शुरू हो जाए। करते कराते हमने ब्लेंड तैयार करा, तो वो एक ऐसी स्थिति आई कि वो ब्लेंड जिसके पेट में चला गया वो फिर बच्चा दे करके निकला, वो फर्टाइल हो जाएगा, वो फर्टाइल है। तो ये फिर हमने मिलिट्री फार्म में इसके बहुत एक्सपेरिमेंट करे। हमने कहा ले आओ आप जितनी लानियाँ हैं, जितनी भर भी खाए। तो एक हमारे मेजर साहब थे, जाट थे वो, मेजर राम मेहर थे, उसको बहुत अच्छी सजीली पर्सनैलिटी थी उनकी। तो
उनसे मेरी बड़ी आत्मीयता थी। बच्चे थे हम तो उनके, वो कहते थे डॉक्टर तू तो सारी ठीक करने की बात करता है, अगर तूने मेरी एक भी ठीक कर दी ना तो मैं समझूंगा मेरी एक तो बची। उसकी उन महानुभाव की प्रेरणा इतनी बड़ी, एक वो बड़े कि वो शब्द जो उनके बोले हुए थे वो आज तक मेरे कानों में बोले, यार मेरी एक तो बची, अगर एक भी ठीक होगी तुम तो सारी की बात करते। कितना बड़ा हौसला, मतलब उनके लिए एक को बचाना कितना महत्वपूर्ण। और हमने उन्होंने एक बार हमें एक पहले लोट में 165 गाय दी थी जो कलिंग के लिए उनके पास, क्योंकि खड़ा हुआ पशु जो है ना एक बोझ है आज की तारीख। पहले तो कर लेते थे लोग, निर्वाह हो जाते थे, अब संभव नहीं है क्योंकि सभी को, मान लो कोई फार्म भी है वो भी आप हर चीज राइटिंग में लेते हो, आंकड़े इकट्ठे करते हो, क्या खर्चा हुआ, क्या मुनाफा हुआ, हर चीज आज कलम के साथ में फिगर में आती है। तो एक पशु अगर खाली खड़ा है तो सारी आपकी जो व्यवस्था को खराब, आपको आपके ऊपर उसकी जवाबदेही भी है और उसको ठीक करने की जिम्मेदारी भी। तो वो उस चीज को, उस दर्द को महसूस करते थे। तो उन्होंने हमें एक बार में 165 पशु दिए थे, गाय थी बहुत अच्छी किस्म, मिलिट्री फार्म। तो वो हमने उसको दवाई दी, दवाई का ब्लेंड था एक, उसको हमने जब उसके रिजल्ट आए तो वो सबके साथ हम हमारे साथ वो भी चौंके, यार ये चीज पॉसिबल है। फिर उन्होंने हमें 51 दी और एक गाय तो उसमें 4 साल से ही ऐसी खड़ी, 4 साल से इनफर्टाइल थी, खाली खड़ी। तो उस वक्त उनके ब्रिगेडियर थे, बाद में रिटायर, प्रदीप टिक्कू थे वो, उन्होंने मेरी पीठ थपा, मार्वलस डॉक्टर यार कमाल कर दिया। उनका महीना था और करीब दोपहर का समय था जब वो विजिट पे मेरे को मिले दवाई दी, वो भी मेरी आज तक याद। फिर इनके ब्रिगेडियर थे राव, दिल्ली से आए, इनके हेडक्वार्टर से, बहुत अच्छे से उन्होंने हर चीज का मुआयना करा। फिर ये खबर PTI वालों को पता लगी, फिर उन्होंने इस चीज को पूरे हिंदुस्तान के करीब 8,500 अखबारों में उस वक्त इंडिया टुडे वालों ने भी इसको कवर किया। इस वक्त ये ऐश्वर्या राय वो बनी थी, उसमें उसकी फोटो फ्रंट पे थी, बीच में मेरी राजीव दीक्षित भी हमारे उसको देखना आए थे एक बार प्रकल्प को, उन्होंने कहा था कि मेरी आंखें फटी की फटी रहेगी, ये भी एकदम। तो मैंने उन्हें कहा था कि भाई साहब हम तो वैसे लड़ाई करते हैं, देखो कसाईयों का काम है, अगर वो इस काम को नहीं करेंगे उनके बच्चे या उनकी आजीविका कैसे चलेगी। लेकिन हम ये चाहते हैं कि अच्छा पशु नहीं कटना चाहिए। तो उनसे बिना लड़ाई झगड़े भी तो आप ये कर सकते हैं, उन्हें भी पैसा चाहिए, आप 1000-500 फालतू दे दो, वो आपको दे देंगे। आप पहले उसकी नस्ल पहचानो, यार इस पशु को बचना चाहिए। वो भी बेचारे चाहते हैं कि अच्छा पशु नहीं कटना चाहिए, बचना चाहिए। और आप ये देख रहे हो आज बुचर खाने हैं कितने प्रोलिफेरस करके, कितने बड़े लेवल के व्यवसाय बन गए हैं। हम ये चाहते थे कि जब ये काटने में इनको इतना फायदा हो रहा है, क्या बचाने में इससे ज्यादा फायदा हो सकता है जी। तो इस चीज को हम एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। तो इसके लिए फिर हमने एक प्रयास करा, जिंदा करने की फैक्ट्री जो है उसको बड़े बड़े लोग भी देखना है। तो उसमें हम क्या करते थे, इसको हम ये ऐसा व्यवसाय बनाना चाहते थे जैसे लाइन में लगा के कटती हैं, ऐसे लाइन में लगा के इनकी जान बचाए और ये दोबारा जो है रिसाइकल होकर के किसान के खूंटे पर जाए। उसमें फिर हम ये चाहते थे कि यार जब इतना कर रहे हैं तो फिर आज हिंदुस्तान में, जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि एक चीज की कमी है कि आपको सीड मिल जाएगा सर्टिफाइड, लेकिन सर्टिफाइड ब्रीड की कमी है जी। किसान को अगर आप गारंटी, तो फिर पहली बार वैसे तो एक्सपेरिमेंटल तौर पर हुए होंगे, लेकिन हम इस अल्ट्रासाउंड का जो आज की तारीख में एक वरदान भी है ह्यूमैनिटी के लिए और अभिशाप भी है। ह्यूमैनिटी के लिए वरदान इसलिए कि हमें गर्भ की सिचुएशन का पता लग जाए, और अभिशाप इसलिए कि हम मेल फीमेल के आइडेंटिफाई करके फीमेल को जो सेक्रीफाइस कर देते हैं। लेकिन इसको हम पशु में इस्तेमाल करके, और अगर हम सर्टिफिकेट के साथ किसान को कहें कि भाई तुझे किसने क्या बताया, कितने महीने की क्या बनाया नहीं है, वो एक तुक्का है। साइंस एक तुक्का नहीं है। साइंस तो आप कर लो या मैं कर लूं, साइंस के अपने रिजल्ट, साइंस आंकड़ों पर आधारित है, साइंस तुक्के पे या एजम्पशंस पर आधारित है, यही साइंस में पर है। तो अल्ट्रासाउंड मशीन से अगर हम टेस्ट करके एक किसान को उसकी एक फोटो के साथ में, एक कलर्ड तस्वीर के साथ और 2-4 वैक्सीन लगा करके दे दें भाई हाँ फिलहाल हमने जिसमें FMD की लगा दी, काला जार की, तो वो सारी चीजें करके एक सर्टिफाइड एनिमल अगर किसान ले, तो आप नहीं समझते कि इससे हमारे देश की इकोनॉमी कितनी सुधरी, वो कितना संतुष्ट होगा, पर कितना असर पड़ेगा कि हाँ यार गारंटी का एक प्रेग्नेंट एनिमल रहा हो, जिसमें ठीक है आज हमें उसकी माँ का नहीं पता कि इसने कितना दूध दिया, लेकिन आज 9-9 करोड़ के सांड है, जैसे युवराज ही था, सुल्तान है, रोको है, कई सांड है जिनकी पिडिग्री इतनी अच्छी है, जिनकी ये गारंटी है जो अगर कटिया या बछड़ी पैदा हुई तो ये हमें अंदाजन इतना दूध दे देगी। तो किसान के लिए कितनी बड़ी संतुष्टि होगी। तो वो जब कहते ना
चाव के साथ पैर उठता है। हम्म। किसान को अगर इतना पता लग जाए कि मैं इसकी परवरिश इसलिए कर रहा हूँ, तो क्या वो और शौक से उसको नहीं पालेगा? और बढ़िया तो तरीके से। संतति नहीं बनेगी। जी। एक जनरेशन जो है हमारी, नेक्स्ट जनरेशन एक अच्छे उत्पादक पशुओं की नहीं आएगी। जी। तो आपका ये कंट्रीब्यूशन, आप भी सपोज करो इसमें शामिल होते हैं, तो ये कंट्री के लिए कंट्रीब्यूशन नहीं है। बिल्कुल है। आप कुछ भी कहें, आप कुछ भी कहें, लेकिन हमारी आज हिंदुस्तान की इकोनॉमिक जो है रूरल बेस्ड ही तो है। जी। आप उसको करेंसी या नोटों में भी ना गिना, लेकिन आप हर एक के लिए फैक्ट्री तो नहीं लगा सकते। बिल्कुल। हर एक को अजीब, आप दफ्तर तो नहीं खोल सकते, आप नौकरी तो नहीं दे सकते। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा पकौड़े तलना भी एक व्यवसाय है, इसी तरह जो हमारे बेसिक व्यवसाय हैं किसानों के भी, पशुपालन, उसमें भी भैंस पालन, अगर सही नस्ल की भैंस उसको हम दे दें, वो कितना खुश हो, कितनी उसकी आत्मा प्रसन्न होगी, और कितना हमारी इकोनॉमिक्स पर असर नहीं। 3-4 लाख करोड़ रुपए का नुकसान इसी वजह से है, इनफर्टिलिटी की वजह, देश को पूरा पड़ता है। जी। डॉक्टर विनोद, आपने एनिमल्स की इनफर्टिलिटी के लिए एक मैजिक ड्रग बनाई। आपको क्यों लगता है कि इसकी क्या जरूरत है प्रमोट करने की? इसलिए जरूरत है कि जब मैं एक्टिव सर्विस में मैं भी था, एक मेरा मन था, और मैंने जो भी मेरे संपर्क थे, बड़े अधिकारी भी थे, मंत्रीगण भी थे, मैंने सभी से यदि आप एक बार एक अच्छा पशु अपने हाथ से, मैंने कहा सरकार की सब चीज खराब नहीं होती जैसे लोग कहते हैं, सरकार की कुछ इतनी अच्छी अच्छाइयां हैं कि वो उसका कोई दुनिया मुकाबला नहीं कर सकती। जैसे आप आज दुनिया भर की बिल्डिंग है, दुनिया भर के कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं, सबने एक से एक आलीशान मकान बना रखे हैं, लेकिन आप फिर भी डीडीए का क्यों प्रेफर करते हो या सरकारी उसका क्यों प्रेफर? क्योंकि उसका एक प्रॉपर नक्शा होता है, उसके हर कमरे में धूप की व्यवस्था होती है, उसकी सीढ़ियां 9 इंच ऊंची मिलेगी, यदि वो 1 फुट की होगी या 6 इंच की, एक सेट नॉर्म्स। ऐसी हम चाहते थे कि सरकार से भी एक ऐसा पशु एक बार ये निकले कि हमारे किसी संस्थान से एक सर्टिफाइड एनिमल, हम किसी किसान को वो कंधे पर उसके रास्ता पकड़ के जा रहा है सरकार, तो कितनी बड़ी खुशी की चीज है कि भाई हमारी सरकार भी, और किसान भी अपने आप को लुटा हुआ फील नहीं करेगा और खुश है। आज जितने नकली नोट हैं, जितने धोखे हैं, आपने देखा नहीं, जब ये पशु बेचने आते हैं पेटा में, तो 4-4, 5-5 दिन तक का दूध रोक लेते हैं। क्या हालत होती होगी पशु की, वो कितना दर्द में होता है। क्या उन्हें बस दूध निकाल के दिखाना है, और वो क्या दिखाएगा, वो धोखा ही है, धोखा है। बिल्कुल इसी तरह से वो हाथ डाल करके पाल्पेशन करके हाँ जी 2 महीने के, दूसरे का 2-3 और हाँ भर देते हैं, वो खुश होगा बेचारा, और वो खाली निकल गई, उसके दिल पर क्या जोर पड़ेगा, क्या उसमें कमियां हैं, क्या इनफर्टिलिटी के क्या रीजन है जिसकी वजह से बच्चा नहीं दे रही, और वो उसमें लग जाएगा, अपना दुख दर्द भी भूल गया, और उसके चक्कर या तो उसे बेचेगा मजबूरी में, या वो नुकसान खा रहा, ऑलरेडी नुकसान खा चुका। क्यों नहीं आप उसको सरकारी तौर पर या एक संस्था के तौर पर एक सच्चाई के साथ में एक अच्छा एनिमल दे दें? कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है। आप नहीं मानते? बिल्कुल मानती हूँ। फिर दोहरा रहा हूँ, ना सबके लिए आप दफ्तर खोल सकते हो, ना सबके लिए आप जो फैक्ट्रियाँ खोल सकते हो कि हम इनको रोजगार दे रहे। पशुपालन ही एक ऐसा सस्ता, सुंदर, टिकाऊ रोजगार है जिसमें सिर्फ ये कमी दूर कर लो कि हमें एक अच्छा एनिमल किसान को ठीक दाम पे वो मुहैया हो। तो ये एक जो आज जो पशुओं के प्रति रुझान भी कम हुआ है, लोग पालना भी नहीं चाहते, सबकी जड़ में एक ही बात है, या तो पशु ऐसा है वो आगे का नहीं रहता, और वो एक खर्चा बन जाता है, बड़ा मुश्किल। जी। और किसान इस वजह से, इस खर्चे को अवॉइड करने की वजह से कई बार इसमें जाना भी नहीं चाहता। जब जो चला गया और उसके सामने प्रॉब्लम आ गई तो फिर सब नहीं छुड़ाना चाहता, पीछा छुड़ाने के, यार छोड़ यार इस काम को। लेकिन आप इस कमी को अगर दूर कर दें तो आपने आधा मैदान यहीं पार कर, आधी जीत आपकी यहीं से होगी। हाँ यार मेरा पशु तो ठीक है। जी। और डॉक्टर विनोद, इसका इनफर्टिलिटी, एनिमल इनफर्टिलिटी का कहीं ना कहीं नेचर और एनवायरनमेंट पर भी फर्क है। अब देखिए, आप आज ऑर्गेनिक की बात करते हैं, अब क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा आपको भी पता है जी। चीनी तक लोगों ने ऑर्गेनिक के नाम से ला दी। हाँ जी। जब क्या आप ये जानते हो चीनी कहाँ मिलती है? शुगर मिल में। इसको आप सुंदर अच्छे क्रिस्टल कहते हैं जी। वो सल्फर प्लांट, व्हाइट क्रिस्टल, ठीक है, बहुत बड़ी मॉडर्न इक्विपमेंट्स लगते हैं, बड़े बड़े मशीनरियां लगती हैं। अगर आप एक चक्कर उसका घुमाना चाहे रस निकाल, तो मैं नहीं समझता 10,000 5,000 क्विंटल गन्ना एक टाइम में चाहिए। आप कौन सा किसान है जो इतना टाइम में पैदा कर रहा है, आसानी से पैदा कर रहा है और मिल में ले जा रहा है और मिल से रिक्वेस्ट कर रहा है भाई इसको एक चक्कर घुमा दे। तो मिल की पूरी मशीनरी को चलाने के लिए आपसे कितना रस चाहिए? क्या आपके पास है इतना ऑर्गेनिक? फिर भी बाजार में ऑर्गेनिक तो ये सब ये क्या है? इसी तरह से आप आज बात करते हो जो हर तीसरा आदमी मेरा ऑर्गेनिक, जबकि सच्चाई ये है कि जितनी ऑरेबल लैंड है हिंदुस्तान में है उसका सिर्फ 6% के लिए वो ऊबर अवेलेबल है।
और सारी दुनिया को पता है। नहीं तो मैं आपको बताता हूँ साइंटिफिकली ये लिग्नोसेलुलोजिक बॉन्ड है ना, ये कुदरत का सबसे हार्डेस्ट बॉन्ड है जो स्टेम में होता है, और वो पशु के पेट में टूट सकता है आसानी से। चाहे कितनी कोशिश कर लेंगे कि हमने स्प्रे छिड़क दिया, ये टूट गया वो टूट गया, जब तक वो सडन पैदा नहीं होगी। आपको मैं बताऊं, नेचर को 1 इंच जो ह्यूमस जमीन है ना, जिसमें पेड़ पौधे उगते हैं, बीजारोपण होता है, अंकुरण होता है, अंकुर फूटते हैं, 1 इंच जमीन को बनाने के लिए कुदरत को 700 से 800 साल लग जाता है, और पशु उसको 24 घंटे में बनाना पाएंगे। वो इन सब तृणों को खा करके, हार्ड मटेरियल को खा करके, अपने पेट में चर्निंग करके जो गोबर निकलता है ना, एक प्रधान है जमीन के लिए, हमारी भूमि के लिए। वही एक तरीका है जो सीधा सच्चा रास्ता है कि हम ऑर्गेनिक की तरफ जा सकते हैं, और वही 6% अवेलेबल है। कहाँ से आप लाओगे? अब ये कमी और होती जा रही है। अब किसी ने कहा था कि आज समस्या क्या है किसान की या देश की या दुनिया की, कि जो चीज जमीन में होनी चाहिए वो आज हवा में है, हवा में हो रही है और छतों पे हो रही है। यानी कि कार्बन जो हम चाहते हैं, कार्बन जमीन में होना चाहिए, वो हवा में है, जमीन पर जी। तो ये कार्बन अगर दोबारा से लाना है, उसके लिए पशु बहुत जरूरी है। जो कुदरत ने इसके 4 पेट दिए हैं, वो इसीलिए दिए हैं, ये तरण खा करके हमें गौ में, इसको गाय के साथ में जोड़ा था। आज अरब कंट्रीज भी हिंदुस्तान की गायों का गोबर इंपोर्ट कर जी 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 अपनी जमीन को फर्टाइल उपजाऊ बनाने के लिए। तो जमीन के लिए, उपजाऊता के लिए गोबर बहुत जरूरी है। अभी आएगा कहाँ से? मैंने बच्चे देने बंद कर दिए, पशुओं ने सर्जन बंद कर दी। नई जनरेशन अगर धीरे धीरे ऐसा खत्म होगी तो आपकी जमीन भी एकदम तप्पड़ हो जाएगी और फ्लैट हो जाएगी, क्योंकि केमिकल जो फर्टिलाइजर जो आज हम छिड़क रहे हैं, दवाइयाँ छिड़क रहे हैं, इवन घास मारने तक की दवाइयाँ हम छिड़क जी। तो ये गोबर ही है। जैसे शरीर का शोधन करने के लिए भी गोबर से स्नान करते थे, रगड़ते थे, ऐसी जमीन के शोधन के लिए और कोई तरीका नहीं है दुनिया में, ये गोबर ही एक तरीका है कि अगर हम अपनी जमीन को शुद्ध करना चाहते हैं, दोबारा से पुनर्जीवित करना चाहते हैं, तो हमें गोबर की मिकदार बढ़ानी बढ़ेगी। और वो तभी बढ़ेगी जब हमारे पशु प्रजनन के हेल्दी होंगे और फर्टाइल होंगे, वो कहीं कटेंगे नहीं कहीं। जी जी जी। एक आपका सपना है कि किसान को एक सर्टिफाइड एनिमल मिले, और बहुत ही खूबसूरत सा सपना है। मैडम, प्रोडक्ट तो बच्चा ही है, दूध तो बाई प्रोडक्ट है, पहले प्रोडक्ट तो बनाओ, क्योंकि बच्चा तो लो, दूध तो अपने आप आ जाएगा। तो ये इसलिए जरूरी है। इस पर हर चीज का, हर सवाल का, हर चीज का उत्तर भी निहित है। और हिंदू माइथोलॉजी में आकर एक आखिर में एक चीज बताता हूँ, ये भैंस कहाँ हमारी माइथोलॉजी में फिट बैठती है। गाय का तो ठीक है, मैं उसके कोई विवाद नहीं, गाय से अच्छा श्रेष्ठ वो पशु जाति में कोई चीज है नहीं। पशु भी नहीं कहना चाहिए, तो देव योनि। लेकिन बाकी जब हम उसकी बात करते हैं तो आप ये मानते हो कि हमारे 2 देवता हैं बड़े, एक शनि देवता है कि यम देवता है। आप शनि की आरती पढ़िए, उसमें लिखा है काली उड़द लोहा एंड महिषी चैती प्यारी, भैंस की उसमें चर्चा की गई। ये महिषी का रोल क्यों इसमें आता है शनि की? क्योंकि शनि जो है हमारे यहाँ जजमेंट का देवता माना गया। मान लिया जजमेंट कौन अच्छा दे सकता है? जिसका स्वस्थ शरीर स्वस्थ हो, जिसकी बुद्धि स्थिर हो, और जो सक्षम भी हो, वही तो अच्छा निर्णय ले। ऐसा बताते हैं, साइंटिफिकली भी ऐसा प्रूव हुआ है। लेकिन मैं अभी वो रेफरेंस मेरे हाथ में लगा कि भैंस के दूध पीने से विट पैदा होती है। जैसे हम कहते हैं ना, अग्रम बुद्धि बनियार तुरंत बुद्धि जाट, जो तुरंत बुद्धि है ये भैंस के दूध से आती है। और आप इन्हें देखा होगा, वैसे जनरली ये हमारी जाट कम्युनिटी में, मुझे कहना नहीं चाहिए, ये ज्यादातर भैंस आधारित दूध पीती है, मानते हो? तो भैंसों को जो संजोना है, जाट कम्युनिटी का इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन, उसका दूध भी पीते हैं। जैसे मैंने जिक्र किया 67 में 47 गोल्ड मेडल कॉमनवेल्थ इसी कम्युनिटी से। विजेंद्र ने, जो हमारा ये बॉक्सर था, इसने 7 बाउट जो लड़े हैं इनविंसिबल रहा, इसने भी अपने घर से लंदन इंग्लैंड में अपनी माँ के हाथ का बना हुआ भैंस का घी मंगाया था, 1 कनस्तर घी। ये तो आप जानते हो ना डॉक्टर विनोद, अभी भी हमारे यहाँ ये प्रथा, हमारे बच्चे बाहर जाते हैं, हम घी साथ में उनको पैक करके देते हैं। ये कहेगा भैंस का घी। आपने सुशील कुमार को क्या कारण कुछ इसकी चुस्ती फुर्ती देखी है? ऐसी एक संसारपुर गांव था जट सिखों का, जहाँ हॉकी की नर्सरी कहलाती थी, वो सारे भैंस का दूध पीते थे। वहाँ से हरमीत सिंह, सुरजीत सिंह, बलवीर जूनियर, बलवीर सीनियर, प्रगट सिंह जैसे बहुत बड़े तादाद में वो एक ही गांव से ओलंपियन निकले हैं, वो सारे भैंस का दूध पीते हैं। तो भैंस में क्या है, इसमें क्विक डिसीजन लेने की पावर इसके दूध में आती है। हॉकी में क्या था, फ्रैक्शन सेकंड आपने डिसीजन लेने हैं, किसको पास देना, कितना देना, इतना फास्ट गेम है।
तो वो ये सब है। एक आपने बहुत ही बड़ा फैक्ट बताया, अदरवाइज तो एक मिथ मार्केट में फैला हुआ है कि भैंस का दूध अवॉइड करना चाहिए, दूध नहीं पीना चाहिए, ऐसा आजकल प्रचार हो रहा है इसमें मीडिया एक में। कारण है, छोटा सा कारण है। ये जो छोटे बच्चे होते हैं ना, एक हमारे यहाँ बुद्धि में ब्लड ब्रेन बैरियर होता है। आपने देखा हो आदमी चाहे 400 किलो का हो जाए, लेकिन उसका सिर बहुत उतना ही होता है करीब। हाँ। इसकी दो हो जाए, एक तो इसमें एडिपोज टिश्यू नहीं होते, मतलब जो फैट को डिपोजिट करते हैं। दूसरा है कि मोटे फैट ग्लोब्यूल्स जो है ये इसमें जा नहीं पाते। लेकिन जब बच्चा छोटा होता है, उसमें आज भी मैं कहूँगा वैज्ञानिक तौर पर छोटे बच्चों को तो नहीं पिलाना चाहिए 6 महीने तक, क्योंकि इसमें बाइल साल्ट्स होते हैं भैंस के दूध में, जो थोड़े बहुत दिमाग में डिपोजिट कर जाएंगे। अब 6 महीने बाद ये ब्लड ब्रेन बैरियर जैसे डेवलप हुआ, उसके बाद में ये उन सब चीजों को रोक लेता है, वो जाने नहीं देता। उसके बाद इसका धड़ल्ले से प्रयोग कर सकते हैं। 6 महीने के बाद फिर कोई रोक टोक नहीं है। शुरू में गाय का दूध मिल जाए तो बहुत अच्छा है, तो 6 महीने के बाद में तो ये आपने देखा होगा एक बार डिस्कवरी चैनल पर 10 फ्यूरियस एनिमल की लिस्ट आई थी, उसमें शेर, चीते वगैरह, गैंडे, हाथी सबका जिक्र था। लेकिन जो लास्ट में कैमरा टिका, फोकस हुआ, इनमें सबसे ज्यादा फ्यूरियस और शक्तिशाली जानवर तो भैंसा था। हाँ, बहुत ही आपने देखा ये चीज, एक भैंस जो है ना, एक फ्यूरियस एनिमल नहीं है, शांत एनिमल है। लेकिन जब अपनी बात है जैसे ये तो ये बड़ा बड़ा छाड़ है, मतलब इसमें एनॉर्मस ताकत है। बात फिर वही घूम के आती है कि ये तुरंत बुद्धि के लिए, डिसीजन के लिए और सक्षमता के लिए वो महिषी का जिक्र जो है शनि के साथ जुड़ा हुआ है जी। लेकिन अब आ जाइए, एग्जीक्यूशन का देवता कौन है? उसने डिसीजन दे दिया, शनि ने। लेकिन अब एग्जीक्यूट करना, किसको वरदान देना, किसी को फांसी देनी, वो यमराज का काम। यमराज की सवारी क्या है? भैंसा। एक ताकत का प्रतीक है। एग्जीक्यूशन तो ताकतवर आदमी कर सकता है। ये तो हिंदू माइथोलॉजी में तो नहीं, बिल्कुल। तो ये चीज इससे भी जुड़ी हुई है। और मैडम, और आपको क्या बताऊं, दूध की इतनी महत्ता है। महाभारत की लड़ाई जो है, आप कुछ भी कहिए, द्रौपदी ने उसको अंधे का अंधा कह दिया, उसने उसका चीरहरण कर लिया, वो सुई की नोक के बराबर जमीन नहीं देना चाहता था, वो उसकी पुत्र मोह था, ये सब कुछ कारण है। लेकिन इसके पीछे भी दूध ही कारण। महाभारत का लड़ाई ही दूध की वजह से हुई है, और कोई रीजन ही नहीं था। अब आप कहोगे कैसे? सारी दुनिया जानती है, मैंने तो एक रिसर्च करके इसको शब्द में डाला। द्रुपद और द्रोण जो है दो दोस्त थे और गुरु भाई थे, एक ही गुरुकुल में, एक ही गुरु के शिष्य थे, जो दोनों शिक्षा प्राप्त करते थे। अब किसी बात पे जो है द्रौपद ने कहा भी जब मैं राजा बनूंगा आधा राज द्रोण तेरे को दे दूंगा, यही था। अब बात आई गई होगी, शिक्षा पूरी होगी, अपने अपने घर चले। लेकिन ये द्रोण अपनी व्यवस्था, अर्थव्यवस्था को सुधार नहीं पाया। ये गरीब का गरीब ही रहा, वो तो राजकुमार बन गया, राजा बन गया। ये इतना गरीब था कि उस वक्त जो नंद महानंद, जो गायों की संख्या के हिसाब से उपाधियां दी जाती थी समाज में, इसके पास एक भी गाय नहीं थी द्रोण के पास। ये इतना गरीब था, लेकिन गुणी ब्राह्मण था। तो जब इसका लड़का अश्वत्थामा पैदा हुआ, अब अश्वत्थामा में कितनी ताकत थी, ये भी किसी कवि ने अपनी 6 लाइनों में कहा कि जब बब्रुवाहन ने भीष्म पितामह से शस्त्र संपात होने से पहले, जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था, तो भगवान कृष्ण ने उनका सर तो काट दिया था, इसको आजकल खाटू श्याम कहते हैं। तो बब्रू, तो उसका सिर पहवा में एक पहाड़ी पर रख दिया था। तो जब शुरू होने लगी लड़ाई, तो उसने भीष्म पितामह से पूछा कि पितामह, आप जो है इन दोनों सेनाओं में सबसे बड़े हो, सबसे व्यवहारद हो, क्या नजर आता है आपका? एक से एक शक्तिशाली होता है, क्या परिणाम होगा इसका? क्या कौन क्या कर सकता है, कौन कितना शक्तिशाली? तो उन्होंने इसका जवाब दिया कि देख भाई बब्रुवाहन, ज्यादा तो मैं जानता नहीं, लेकिन इतना तेरे को कह सकता हूँ कि जो मैं अपना तेज संवारूं, एक समर सिंह चौहान है, 6 लाइन में इसमें बहुत अच्छे चंद में लिखा। तो भीष्म पितामह कह रहे हैं कि देख बब्रुवाहन, जो मैं अपना तेज संवारूं, एक दिवस में 2 दल मारूं, कि अगर मैं अपनी तेजी पर आ जाऊं तो मैं इस दोनों कौरव पांडवों की सेना को एक दिन में खत्म कर सकता। द्रोण कठिन जो सरसंहारे, 3 दिवस में 2 दल मारे, कि द्रोणाचार्य अगर चाहे तो 3 दिन में दोनों दलों को खत्म कर देंगे। कर्ण 5 दिन जो रण रचे, 2 दलों में कोई ना बचे। कि कर्ण 5 दिन में दोनों दलों का, और द्रोण ही 3 ही दंड में, द्रोणी अश्वत्थामा जो लड़का है द्रोणाचार्य का, ये 3 पहर में ही दोनों सेनाओं को खत्म कर सकता है। कि द्रोणी 3 ही दंड में 2 दल करे निदान, और पल बांधत अर्जुन करे छुए न दुजो। तो 4 की तो होगी शक्ति तुलना। अब अर्जुन के साथ तो भगवान स्वयं थे, उसकी शक्ति तो भगवान थी। लेकिन द्रोणी जो अश्वत्थामा था, कितना शक्तिशाली था ये बता, कि जहाँ 1 दिन, 3 दिन, 5 3 पहर में, 3 पहर में इतना शक्ति। लेकिन इसको क्या था, बचपन में दूध मुहैया नहीं होता था।
इसके पास दूध नहीं मिलता था, जो अपनी माँ से पी लिया, माँ से पी लिया। तो जब ये खेलना जाता था तो बच्चे मुझ पर आते, आज हम ये दूध पी गए, आज हमें दूध पी गए। तो एक दिन ये भी माँ के सामने गया कि माँ, बच्चे कहते हैं हम दूध पी गए। तो उन्होंने इसके चावल का मांड जो है दूध के नाम पर दे दिया, उसकी मूछ सी इसके मुंह पर बन गई। ये बच्चों में खेलता हुआ कहता, आज हम भी दूध पी गए, आज मैं भी दूध पी गया। तो बच्चों ने पहचान ले, दूध नहीं तो चावल का मांड पी कर क्या। वो बात बड़ी इसकी माँ को बहुत अखरी, माँ मुझे ऐसी तरह चिढ़ा रहे थे। तो उन्होंने ये चीज द्रोणाचार्य का, क्या तुम अपने बच्चे के लिए गाय नहीं बांध सकते? ऐसी कैसी विपन्नता। आपका दोस्त द्रुपद जो है आज एक पूरे राज्य, आप कहते थे, उसने मुझे कहा था कि मैं आधा राज दे दूंगा, कि आप जाओ तो सही, उससे गाय ले आओ अपने बच्चे के लिए। खैर वो एक गुणी और स्वाभिमानी ब्राह्मण था, जैसे सुदामा जी को उनकी पत्नी ने ताने मारे थे, ऐसी वो ताने सुन करके द्रुपद के राज दरबार में पहुंचे। उससे पुरानी दोस्ती का हवाला दिया और वो वचन का भी बखान किया कि यार जब हम थे तूने ऐसा कहा था। तो द्रुपद ने भरी सभा में द्रोणाचार्य की जो बेइज्जती की और जो उससे वार्तालाप करे, उस सारी दुनिया को भी देते कि उसने उसका मान मर्दन किस तरह से, वो अपमान लेकर के जो घर आया, फिर एक बार घूमता घूमता वो अपनी बहन जो द्रोणी कृपाचार्य जी के यहाँ ब्याही थी हस्तिनापुर में, वहां चला गया घूमते घूमते। वो छोटे राजकुमार थे, उनकी गेंद जो है वो कुएं में गिर गई थी और वो पांडवों की। तो बाद में घूमते घूमते जब देखा कि बच्चे चिल्ला रहे हमारी गेंद गिरी, तो उन्होंने तीरों की जो है तरणों की यानी घास के पुंजों की एक रस्सी बनाई, उससे जो है वो गेंद निकाल के इनको दी। राजकुमार बहुत खुश हुए, जो हल्ला करते हुए जब राज दरबार में पहुंचे हस्तिनापुर कि बाबा हमारी गेंद कुएं में गिर गई थी, ये था वो था, किसने निकाली। ढूंढते ढूंढते पता लगा भाई एक ब्राह्मण ने इनकी गेंद निकाली थी। भीष्म पितामह ने उनका इंटरव्यू लिया एक तरीके से, उससे खुश होकर कि उनको राजकुमारों का जो आज आप गुड़गांव की बात करते हैं तो इनका उनको शिक्षक नियुक्त किया गया। और बाद में जब ये शिक्षा पूर्ण हुई तो गुरु द्रोणाचार्य ने क्या मांगा गुरु दक्षिणा में? सबने कहा कि भाई हस्तिनापुर सबसे बड़ा राज था, क्या नहीं दे सकते? तो उन्होंने क्या कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे द्रुपद चाहिए जिंदा या मुर्दा। क्या चाहिए? द्रुपद। अब कोई तो ला नहीं पाया, और जितना जो है ला करके द्रुपद को बंदी बना करके अपना गुरु जी आपकी गुरु दक्षिणा है। तो उन्होंने कहा भी द्रुपद अब तू मेरा बंदी है, अब तेरा सारा राज मेरा। और तेरे वो बात याद नहीं रही, कि मैं आज अपना आधा राज तेरे को देता हूँ। वो बात द्रुपद को चुभ गई। द्रुपद ने जाकर पुत्रेष्ठी, उसका कोई संतान नहीं थी, उसने जाते ही सबसे पहले पुत्रेष्ठी हवन करा, जिसमें सबसे पहले ये आपकी द्रौपदी पैदा हुई, धृष्टद्युम्न पैदा हुआ, शिखंडी पैदा हुआ। अब द्रौपदी पैदा होने के बाद जो कहानी सारी दुनिया बीज दूध। तो हमारी सोसाइटी में भारत देश में जो दूध पिया जाए 65% भैंस का दूध है। डॉक्टर विनोद, एक आखिरी सवाल, एक अच्छे स्वास्थ्य को मेंटेन करने के लिए कितना दूध पीने की सलाह आप देते हैं हर रोज? देखो मैडम, वैसे तो दूध कितना भी पी लो, दूध कभी कोई चीज नुकसान नहीं करती, लेकिन दूध पीने का नियम यह है कि हमारे शास्त्रों में भी ये बात आती है कि भोजनांते पिबेत तक्रम, कि भोजन के अंत में लस्सी पीनी चाहिए। दिनांते सुपयम पिबेत, कि दिन के अंत में यानी रात को शाम को दूध पीना चाहिए। मैथुनांते पिबेत सर्पी, यानी कि जो गृहस्थ धर्म है उसके पालन करने के बाद घी में छुपा हुआ दूध पीना चाहिए। और उषा काले जलम पिबेत, और सुबह उठते ही पानी पीना चाहिए। तो दूध आप बड़े बड़े पहलवान कितना दूध पीते थे, ऐसी कोई लिमिट नहीं है। फिर भी अगर आप जो है 300 ग्राम दूध अगर आप पीते हैं दिन में, एक गिलास, जिसको हम सफिशिएंट क्वांटिटी कह सकते हैं कि सोते समय आप दूध लो, ये 1/4 सीक्वल के बराबर जो है नेचुरल ओपियोइड्स इसमें होते हैं, जो नशा करते हैं, सुकून की नींद जो आपको लगता है, जिसको फील गुड हार्मोन्स आप कहते हो, वो इनका सृजन करते हैं। और जब संतुष्टि का भाव हमारे शरीर में आता है, जैसे मैं आपको बताऊं, 2 चीज होती हैं, एक हंगर है, एक एपेटाइट। आप कई बार कहते हो यार पेट तो भर गया, नियत नहीं भरी। पेट ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है आपकी हंगर, कि भाई ग्लूकोज लेवल कम हुआ, ब्रेन के रिसेप्टर्स जाके भी भूख लग रही है, इसका लेवल मेंटेन करो, आपका लेवल में आपकी भूख पड़ी। लेकिन संतुष्टि का भाव जब तक नहीं आता, जैसे किकर सिंह पहलवान था, वो कहा करता था, जिसने किकर उखाड़ दी थी, कहता था कि मुझे भरपेट अगर रोटी मिल जाए तो मैं आधी दुनिया को पछाड़ दूं। तो वो क्या था? संतुष्टि का भाव था, वो साइकोलॉजिकली कंट्रोल चीज है। तो दूध पीने से आप अपने परिवारों में देखिए लोग कितना सुकून महसूस करते हैं। दूध से जो है शांति, दूध में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो माइंड को रिलैक्स करते हैं। कई लोग तो दूध को उग्रवाद से भी जोड़ते हैं, जो
उग्रवाद की भावना नहीं पैदा होती। हाँ। एंजियोटेंसिन 1 और 2 दो नाम के एंजाइम्स हैं जो इसमें काम करते हैं, जो आपकी एंजाइटी और ईगर और बेचैनी को बढ़ाते हैं। वो कन्वर्जन है उनका। तो दूध में ऐसे जो है प्रोटीन्स होते हैं जो इनकी प्रक्रिया पर कंट्रोल रखते हैं। दूध के ऐसे बहुत एनॉर्मस फायदे हैं। फिर भी जैसे कैल्शियम की रिक्वायरमेंट है, फास्फोरस की रिक्वायरमेंट है, अगर आप 300 ग्राम दूध पी लें तो वो काफ़ी सफिशिएंट है। और ज़्यादा तो ऐसी कोई लिमिट नहीं। जी। वो लिमिट यही होती है जितना आपको भावे। उसमें भी ये था कि पहले हमारे कढ़ाइयों में दूध गर्म होते थे लोहे में। उसमें भी जो तांबे की हांडी में ये क्या है, कैलेमराइजेशन एक प्रोसेस है जो धीरे धीरे गर्म करती है। ज्यादा तेज आंच पर ना करो, धीमी आंच पर देर तक कोई चीज गर्म हो तो उसमें जो विस्फोट पैदा होता है, केमिकल्स का जो एक सम्मिश्रण तैयार होता है, कुछ केमिकल टूटते हैं, कुछ नए सृजन होते हैं, बनते हैं, तो वो एक चीज अमृत तुल्य हो जाता है। और साइंस के हिसाब से अगर हम देखें तो भैंस का दूध जो है वो अमृत के ज्यादा नजदीक है। एक तो इसमें क्या है कि जैसे हम कैरोटीन को अच्छा ही है, कैरोटीन में जैसे गाय के दूध में कैरोटीन होता है, भैंस के दूध में विटामिन होता है, लेकिन शरीर क्या करता है उस कैरोटीन को पहला विटामिन ए में कन्वर्ट करेगा तब वो उसको यूज करेगा। तो साइंस के हिसाब से कि भाई इतनी एटीपी हमारी यहाँ खर्च होगी, क्यों ना इनको बचाइए। तो वो भैंस बेचारी खुद ही काम कर रही है। तो साइंस ये मानते हैं कि भाई ये जो फालतू का खर्चा हो रहा है करेंसी का, एक टर्म से में जो हम एनर्जी यहाँ से यहाँ इसको कन्वर्ट करने, क्यों ना इसका दूध पिया। अच्छा, भैंस का दूध प्योर A2 है, तो आजकल A2 का कंसेप्ट चल रहा। भैंस का दूध तो है ही A2। आपके गाय के दूध में A1 A2 आप झगड़ा पैदा करते हैं, उसका सारा A2 दूध है। तो जितने भी तत्व हैं उनकी भी कंसंट्रेशन भैंस के दूध में ज्यादा है, स्वाद दूध में ज्यादा है। अब एक बात है, संतुष्टि का भाव कहाँ से आता है? स्वाद से तो पैदा होता है। जी। पेट तो आप कैसे भी भर लोगे, लेकिन शरीर में जब लगता है तो जिसको कहते हैं ना शरीर में लग नहीं रहा, तो संतुष्टि का भाव आना चाहिए। और वो स्वाद में भी छुपा हुआ है, आपके परोसने में भी छुपा हुआ है, आपके प्यार में भी छुपा हुआ है, आपके बच्चे को कैसे खिला रहे हो अपने परिवार में दूसरे को। तो ये सारी चीजें भाव के साथ भी जुड़ी हुई है। लेकिन अगर व्यवहारिक साइंस के हिसाब से भी देखें तो ये दूध जो है अमृत के ज़्यादा नज़दीक है। और बहुत ही अच्छा प्रयास डॉक्टर विनोद आपका है। और हमारी ठीक है सर, थैंक यू डॉक्टर विनोद, थैंक यू सो मच।